Hello friends, I am Yogendra Agrawal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video we were talking about heads of income. There were 5 heads of income we discussed. Today I am going to start salary income. It's very important to know about salary. Some points I am going to tell you. First, when we talk about salary as a length, तो सबसे बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस में, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ की सेक्शन वाइज बात करूं तो सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सबसे छोटा चैप्टर भी सेक्शन वाइज यही है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इतनी विषमताएं हैं कि देखकर लगता है यार क्या है। जब मैं सैलरी की बात करता हूं, टेक्निकलिटी की बात करता हूं, तो ये चैप्टर सबसे टेक्निकल है। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जहां टेक्निकलिटीज हैं वो समझ में आ जाएं तो इंटरेस्ट पैदा करती हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस चैप्टर को समझने की, तो क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो इस चैप्टर को समझने में हमें मदद करते हैं? कौन सी चीजें हैं जो इस चैप्टर को, सैलरी जैसे चैप्टर को आसान बना देती हैं? फ्रेंड्स, मैं यहां एक बात आज आपके साथ में और डिस्कस करना चाहता हूं। क्या कि अगर किसी वजह से हमारा सैलरी हमें समझ में ना आए और बाकी टैक्स हमने बहुत अच्छे से कर लिया, तो भी समझिए टैक्स में कभी कॉन्फिडेंस हमें नहीं आएगा। लेकिन सैलरी वो चैप्टर है, अगर किसी वजह से आपको सैलरी बढ़िया से समझ में आ गया तो फिर बाकी टैक्स में अगर कमजोरी भी रह गई ना, तो भी आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हमें टैक्स आता है। तो वही सैलरी चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट कितना है, अगर इसकी बात करें तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां सैलरी सिलेबस में है और उसके बिना पेपर बन जाए। यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम भी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसे पढ़ने के लिए टालते रहते हैं, सबसे बाद में शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकल है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा अगर शुरू में इसे शुरू कर दिया। हम शुरुआत ही यहां से कर रहे हैं आपके टैक्स पढ़ाने की। आपको पूरा सिलेबस आई प्रॉमिस मैं आपको दूंगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बाकी और लोगों का भी फायदा हो। फ्रेंड्स, हम सैलरी की बात शुरू करते हैं। यहां मैंने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन वाइज 15, 16, 17, 3 ही सेक्शन में कवर है बस। इसके बाद में बात करें अगर सैलरी इनकम कब पिक्चर में आती है, ऐसा क्या हो कि एक इनकम को हम सैलरी इनकम कहें? फ्रेंड्स, देयर मस्ट बी अ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बिटवीन गिवर एंड रिसीवर। अगर देने और लेने वाले के बीच में, अगर देने और लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध है, नौकर और मालिक का संबंध है, तब तो हम इसे कहेंगे कि ये सैलरी इनकम है। वरना तो हम इस इनकम को सैलरी इनकम नहीं कह सकते। हमने लास्ट वीडियो में 5 हेड पढ़े, सैलरी से अतिरिक्त भी 4 हेड और हैं। 5 हेड हमने पढ़े और पांचों के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सी इनकम में क्या गुण हो कि हम उसे उस पर्टिकुलर हेड में टैक्स करें, उस पर्टिकुलर हेड में काउंट करें। तो ऐसा एक इनकम में क्या गुण हो कि हम उसे सैलरी इनकम में काउंट करें, हम उसे अपनी सैलरी इनकम मान लें। तो भाई सैलरी इनकम मानने के लिए एक कंडीशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि देने और लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम एक वकील का एग्जाम्पल देकर के, एडवोकेट का एग्जाम्पल देकर के आपको अच्छे से समझा सकता हूं। अगर सपोज करिए एक मिस्टर एक्स एडवोकेट है, उस एडवोकेट को एक कंपनी अपॉइंट करती है। किस तरह से अपॉइंट? 2 तरीके मैं आपको बताता हूं। एक तो वकील साहब से कहा जा सकता है कि भाई हमारे लीगल मैटर आप देखिए, ये हमारा केस है,
इसको आप देखिए, इसमें हमें सलाह दीजिए, ये केस है हमारा, इसमें हमें सलाह दीजिए, ये केस है हमारा, इसमें हमें सलाह दीजिए। यानी कि केस टू केस वो सलाह देने वाला है। जिस केस में सलाह देगा उसकी फीस ले लेगा। तो यहां वो वकील साहब एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि उनको जो फीस मिलेगी उनकी वो प्रोफेशन की इनकम है, वो इनकी सैलरी की इनकम नहीं है। लेकिन अगर यही वकील साहब उस कंपनी के संपर्क में आते हैं और कंपनी कहती है कि आप लीगल डिपार्टमेंट को हमारे देखिए, काम अभी भी वो वही करेंगे, उन्हीं केसेस को देखने का काम करेंगे, लेकिन इस बार उनका अपॉइंटमेंट एक एम्प्लॉय के रूप में होगा और उनको दी जाने वाली जो इनकम है कंपनी के द्वारा वो सैलरी इनकम मान ली जाएगी। यानी कि वो सैलरी की इनकम होगी। यानी कि जब उन्हें टैक्स देना होगा और वो अपनी इनकम लिखेंगे तो सैलरी के हेड में लिखेंगे। मतलब बहुत छोटी सी बात, लेकिन अगर ठीक से समझ लें तो हमारे बात समझ में आ जाएगी। तो एक इनकम, सैलरी की इनकम कब होगी? अगर देने वाले और लेने वाले के बीच में कैसा संबंध हो? नौकर और मालिक, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध हो। ठीक है। हमने शुरुआती जो वीडियोस हैं हमारी टैक्स पर, उसमें मैंने आपको बहुत जोर दे करके कहा कि टैक्स एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। मतलब इनकम टैक्स, मेरा पहली वीडियो का टाइटल भी यही था कि इनकम टैक्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच। अगर आप इसे सिस्टम से पढ़ेंगे तो इससे आसान और इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसे जिगजैग पढ़ेंगे, आप इसे केवल लर्न करने की, याद कर, मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके काम भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा, और हमेशा टैक्स का हवा आपके दिमाग में बना रहेगा। तो टैक्स को अपना दोस्त बनाओ भाई। कैसे, वो मैं बताऊंगा। चलिए, इसके बाद आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहां पर फिर मैंने लिखा है असेसमेंट ईयर 2020-21। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वहां आपके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा अप्लाई होगा? 2020-21, 2020-21। आप अगर इसके प्रीवियस ईयर की बात करें, मैं देसी तरीके से जब कह देता हूं कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या है, वैसे तो हमारी सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में हमारी डेफिनेशन मिल जाएगी हमें, लेकिन वहां पर हमारी एसएससी क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्या हो, सेक्शन 3 में हमारी ये डेफिनेशन मिल जाएगी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, सेक्शन 3, इनमें हमारी ये डेफिनेशन मिल जाएंगी। क्या असेसमेंट ईयर होता है, क्या प्रीवियस ईयर होता है, कौन एसएससी होता है, ये तीनों डेफिनेशन वहां आपको मिल जाएंगी। लेकिन उस टेक्निकलिटी से बचाते हुए अगर मैं आपको देसी तरीके से ये समझाना चाहूं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो भाई प्रीवियस ईयर आप कह सकते हैं कमाने वाला साल है। यानी कि जिस वर्ष में आप कमाते हैं, अर्न करते हैं, वह प्रीवियस ईयर है। और फिर नेक्स्ट ईयर जब आप टैक्स देंगे तो उस टैक्स देने वाले साल को हम कह देते हैं असेसमेंट ईयर। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो कर निर्धारण वर्ष, और प्रीवियस ईयर को हिंदी में बोलूं तो गत वर्ष। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। असेसमेंट ईयर जिसमें हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम टैक्स का पेमेंट करेंगे। प्रीवियस ईयर जिसमें एक्चुअल में हमने इनकम कमाई है, यानी कि पहले प्रीवियस ईयर आएगा और उसके बाद में असेसमेंट ईयर दिखेगा हमें। इसके बाद भाई ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बात समझ में आ गई होगी। अभी मुझे यहां इतना ही समझाना है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को टेक्निकली अगर मैं समझाना चाहूंगा तो उसके लिए तो फिर मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा। यहां प्लेस ऑफ एक्रूवल, हम सैलरी को कहां कमाई हुई मानते हैं? हम कहां ये कहेंगे कि सैलरी हमारी इनकम है और इंडिया में टैक्स होगी? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध तो केवल इंडिया में ही थोड़ी है, बाहर भी तो है। मान लीजिए अमेरिका की किसी कंपनी में कोई अमेरिकन ही काम करता है, मिस्टर एक्स, तो क्या उसकी सैलरी को हम भारत में टैक्स कर देंगे?
द आंसर इज नो। क्यों भाई, कौन सा नियम फेल हो गया? लिखा तो है कि देने और लेने वाले के बीच में बस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए। हम तो उसको फिर सैलरी के हेड में टैक्स कर देंगे। हाँ, वो सैलरी में तो आएगी, लेकिन भारत में टैक्स होगी या नहीं होगी, ये दूसरा पॉइंट है, अलग मुद्दा है। जब हम चीजों को यहां देखते हैं टैक्स में, वैसे तो मैं जब कानून की बात करता हूं तो किसी भी कानून में हम चीजों को बिल्कुल फोकस करके देखते हैं। मतलब हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस वक्त वही हमें दिखना चाहिए। हम यहां केवल इतनी बात कर रहे हैं कि एक इनकम सैलरी में कब आएगी, सैलरी के हेड में कब आएगी। और मैंने जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन मिक्स कर दिया कि सैलरी के यहां इंडिया में टैक्स होगी या नहीं होगी, तो ये तो मुद्दा दूसरा है। आप भी भ्रम में हो जाएंगे और समझाने वाला भी, और आपको पता नहीं चलेगा हुआ क्या। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इनकम सैलरी में आएगी या नहीं आएगी, भारत में टैक्स होगी या नहीं होगी, ये दूसरा मुद्दा है। आई थिंक मेरी बात यहां आप समझ जानी चाहिए। इसके बाद भाई प्लेस ऑफ एक्रूवल की हम बात कर रहे हैं, तो जहां पर भी सर्विसेज दी जाती हैं वहीं पर आपकी इनकम कमाई हुई मान ली जाती है सैलरी के रूप में। सपोज करिए आप यहाँ जहाँ भी आप रह रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और रह रहे हैं, सपोज करिए मैं यूपी की बात करूं या मैं दिल्ली की बात करूं, तो आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली इंडिया में है। इसका मतलब अगर आप दिल्ली में काम करते हैं, वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसके बदले आपको सैलरी मिल रही है, तो आपका प्लेस ऑफ एक्रूवल तो इंडिया है। इसका मतलब आपको उसको भारत में ही टैक्स देना है। अब हम इसे टैक्सेशन से जोड़ सकते हैं। प्लेस ऑफ एक्रूवल मतलब एक इनकम को, सैलरी इनकम को हम कहां पर अर्न की हुई माने, जहां अर्न की हुई मानेंगे वहीं पर हम उसे टैक्स करेंगे। अब अगर बात करूं मैं उस अमेरिकन की जो मैं एग्जांपल दे रहा था, तो भाई मिस्टर एक्स ऑफ अमेरिका अमेरिका में ही अपनी सेवाएं दे रहा है, वहीं किसी कंपनी में सेवाएं दे रहा है, तो उसकी इनकम को हम भारत में कमाई हुई इनकम नहीं मान सकते। इसका मतलब उसकी इनकम पर भारत में टैक्स नहीं लगेगा भाई, वो तो प्लेस ऑफ एक्रूवल से तय होगा कि हमारी इनकम यहां टैक्स होगी। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जैसे जिससे कंफ्यूजन पैदा हो। सपोज करिए आप यहां भारत में ही नौकरी करते हैं, लेकिन आपकी कंपनी तो बहुत बढ़िया है, आपकी कंपनी आपको 2 महीने की छुट्टी देती है, साल में 2 महीने की छुट्टी देती है, और आप उस छुट्टियों को अमेरिका में बिताने चले जाते हैं, आप रसिया चले जाते हैं या आप किसी और देश में चले जाते हैं कि वहीं पर रहेंगे छुट्टियों में। आपकी छुट्टियों की सैलरी भी मान लो वहीं पर मिल जाती है, तो क्या ये इनकम भारत में कमाई हुई है या नहीं है? ये इस भारत में कमाई हुई है, सेवाएं तो आपकी यहीं पर है। सपोज करिए आप भारत में सेवाएं देकर रिटायर होकर के चले जाते हैं भारत के बाहर, अब आपको पेंशन वहीं पर मिलती है, तो क्या आपकी ये पेंशन भारत में कमाई हुई मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? यस, मानी जाएगी, क्योंकि आपको ये पेंशन किस वजह से मिली है? ये तो भारत में जो आपने सेवाएं दी हैं उसकी वजह से मिली है। इस तरह से हमें सोचना होता है। हाँ, एक इसका आप एक्सेप्शन कह दें या डेफिनेशन में दी हुई बात कह दें, वो भी है। क्या? जैसे अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिटीजन ऑफ इंडिया भारत की गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई भी है, और उसको बाहर इंडियन गवर्नमेंट अपने किसी ऑफिस में शिफ्ट करती है, सेवाएं वो कहाँ दे रहा है? भारत के बाहर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल सोचोगे, सेवाएं दे किसके लिए रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो भले ही वो सेवाएं एक्चुअल में भारत के बाहर दे रहा है, पर फिर भी उसकी इनकम भारत में ही, सैलरी इनकम भारत में ही कमाई हुई मानी जाएगी और भारत में ही उस पर टैक्स लगेगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके कितने पहलू हो सकते हैं आप सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टैक्स एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। टैक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें बस। अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस भी बुक से आप करेंगे, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एक टॉपिक पर, 70 क्वेश्चन, आपको बस वो याद हो जाएंगे।
लेकिन उसकी जो एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, वो नहीं समझ में आएगी भाई। तो आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ इसे पढ़िए और फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आपका क्या प्रोडक्ट निकल करके आता है। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने यही लिखा है कि वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, जहां पर सर्विसेज दी जाती हैं, तो थंब रूल तो ये हो गया कि वहीं पर हमारी सैलरी इनकम कमाई हुई मानी जाएगी। लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके केस में ये अलग है। वो भले ही भारत के बाहर एक्चुअल में सर्विसेज दे रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी इनकम भारत में ही कमाई हुई हम काउंट करेंगे, मतलब भारत में टैक्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी इंक्लूड्स व्हाट, क्या सैलरी में जो हमें 50,000 पर अपॉइंटमेंट हुआ, जो हम जनरल सुनते हैं, 1 लाख पर उसका अपॉइंटमेंट हो गया है, उसकी 1 लाख की सैलरी है, तो सैलरी में वही है जो हम नगद गिन करके लेते हैं, ये हमारे बैंक में आ जाता है, या कुछ और भी है। तो भाई सेक्शन 17 में ये बात लिखी हुई है। सेक्शन 17 में हमारा जो 3 सेक्शन मैंने बताई, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, 3 सेक्शन मैंने यहां आपको बताई हैं। इन तीनों सेक्शन में 15 में कोई खास चीज नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं एट दिस पॉइंट, जिस लेवल के लिए आप पढ़ रहे हैं। सेक्शन 16 में केवल कुछ डिडक्शंस हैं। सेक्शन 17 में पूरा चैप्टर समाया हुआ है। तो भाई सेक्शन 17 में डेफिनेशन हमारी लिखी हुई है, यहां उस डेफिनेशन के अनुसार सैलरी में क्या क्या है उसको देखते हैं। सैलरी इंक्लूड्स पेंशन, मतलब जब हमें पेंशन मिलेगी, जब हम रिटायर हो जाएंगे और पेंशन हमें मिलेगी, तो वह पेंशन हमारी सैलरी के हेड में ही टैक्स होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में वेजेस, मान लीजिए एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, एक मजदूर को मजदूरी मिलती है, वेजेस मिलती हैं, तो क्या ये वेजेस भी हमारी सैलरी के हेड में टैक्स होगी? यस, मजदूर की मजदूरी और एक मैनेजर की सैलरी में इन द आई ऑफ लॉ देयर इज नो डिफरेंस, दोनों एक ही तरह से टैक्स होंगी। तो भाई हमारी पेंशन और वेजेस दोनों इसमें आएंगी। एक शब्द है हमारा अलाउंस और एक है परक्विजिट। ये होते क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप डिफाइन करूंगा। बहुत गजब का अंतर है, लेकिन इस अंतर को अगर हम समझेंगे नहीं, तो चूंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है, हमारे अलाउंसेस का ट्रीटमेंट अलग है, परक्विजिट्स का ट्रीटमेंट अलग है, इसीलिए हम ट्रीटमेंट में गड़बड़ कर देते हैं। दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई परक्विजिट और अलाउंस है हमारी सैलरी का ही हिस्सा, यानी कि सैलरी इंक्लूड्स। अब एक ग्रेजुएटी नाम की चीज होती है। ये ग्रेजुएटी क्या है भाई? तो ग्रेजुएटी का मतलब, हमें अगर आपको थोड़ा नॉन टेक्निकल तरीके से बताऊं, तो हमारे रिटायरमेंट के समय हमें हमारी पूर्व में जितनी हमने सेवाएं की हैं अपने एम्प्लॉयर की, उसके बदले एक इनाम मिलना है, और वह इनाम ग्रेजुएटी का रूप लेकर हमारे सामने आता है। अब ये नॉर्मल सैलरी की तरह से नहीं मिलता। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने रही है, तो आप सोचें कि अब 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं, बैग भर के मिलेगा, और बैग भर के मिलेगा तो इस बैग पर टैक्स भी बैग भर के देना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा टैक्स लगेगा, मतलब बड़ा दर्द होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमें रूलिंग्स दे रखी हैं और बता रखा है कि हम ग्रेजुएटी पर टैक्स से कैसे बच सकते हैं। इसको डिस्कस करेंगे, ग्रेजुएटी क्या है, ग्रेजुएटी पर टैक्स से कैसे बचते हैं, ये सब सिखाऊंगा। इसके बाद फीस, कमीशन एक्सेट्रा, ये भी सब हमारे इसी के पार्ट हैं सैलरी के। यानी कि एक फीस के रूप में हमें सैलरी मिल सकती है, कमीशन के रूप में सैलरी मिल सकती है, वेजेस के रूप में सैलरी मिल सकती है, पेंशन के रूप में सैलरी मिल सकती है, और जो बेसिक सैलरी है वो तो है ही है हमारी। तो बहुत सारी चीजें हमारी सैलरी में आती हैं, ठीक है। अब इनमें क्या अंतर है, ये शब्द जो लिखे हुए हैं इनमें क्या अंतर है, यही समझने की चीज है। यही आपको क्लियरिटी देगी और यही आपको सैलरी को असल में समझाएगी। इसके बाद लास्ट में मैंने यहां लिखा है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड और आफ्टर रिटायरमेंट। तो भाई सैलरी केवल जब आप सर्विस कर रहे हैं तब नहीं मिलती है, बल्कि उसके बाद भी आपको मिलती है। यानी कि उसके बाद मिलने वाले पेमेंट्स
जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी जो पेमेंट मिलते हैं वो भी सैलरी में काउंट होते हैं। तो कैसे और ड्यूरिंग सर्विस पीरियड कौन से अमाउंट हमें मिलते हैं और आफ्टर सर्विस पीरियड हमें कौन कौन से अमाउंट मिलते हैं, ये चीज हम सीखेंगे, टेक्निकलिटी सीखेंगे हम इसके चूंकि न्यूमेरिकल चैप्टर है, हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो बैकग्राउंड है, टोटल इसकी जो बेस है, थ्योरी है, उसको भी समझेंगे कायदे से। क्योंकि केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन में किसी भी समस्या का समाधान नॉर्मली नहीं मानता हूं, चाहे मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मेरा मानना है आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो, जितने क्वेश्चन उसमें दिए होंगे उसके लगभग जैसे, उसके ही जैसे लगभग आपको एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं। और छोड़ो, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन भी ले सकते हो, सबके सॉल्यूशन आजकल तो उपलब्ध हैं, हर किसी के हाथ में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन समस्या नहीं है उसको, लेकिन ऑडिट करना बहुत गलत है। टैक्स में तो बहुत गलत है कि यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, क्यों आया, यू मस्ट नो। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो थोड़ा सा भी लाइक आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।